इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमारे पास अप्रोचेस जो मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए हम इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटर हो सकते हैं, वो हमारे पास बुनियादी तौर पे 4 अप्रोचेस होती हैं। इसके अंदर पहली अप्रोच है एंथ्रोसेंट्रिक, दूसरी है पोलिसेंट्रिक, दूसरी है रीजनल सेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। ये 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं जिनके ज़रिए हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर होते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट अप्रोच है एंथ्रोसेंट्रिक की बात करते हैं। अंडर दिस अप्रोच टारगेट मार्केट इज नोन its own country. Excessive production will export due to change in customer taste preferences. ये बुनियादी तौर पे बड़ी कॉमन अप्रोच है जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर्ड होती हैं, और ये वो अप्रोच है जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एग्जीक्यूट कर रही होती है उसका बुनियादी मकसद अपनी होम कंट्री को सर्व करना होता है। लेकिन जब उनकी प्रोडक्ट या सर्विस होम कंट्री की डिमांड के बाद एक्सेस हो जाए तो वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ ले जाते हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट को अचीव करके अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को हासिल किया जा सके। तो नॉर्मली ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपनी होमलैंड कंट्री को सर्व करना होता है, और सेकेंडरी लेवल पे ये इंटरनेशनल मार्केट को अकॉर्डिंग टू नीड सर्च करते हैं और फिर सर्व करते हैं, और इस तरह वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में कामयाब होते हैं। सेकंड जो हमारे पास अप्रोच होती है वो है पोलोसेंट्रिक अप्रोच। ये अप्रोच क्या होती है? अंडर दिस अप्रोच द कंपनीज कस्टमाइज द मार्केटिंग मिक्स टू मीट द टेस्ट, प्रेफरेंस, नीड्स एंड कस्टमर ऑफ ईच इंटरनेशनल मार्केट। थ्रू आउट दिस अप्रोच कंपनीज क्या करती हैं? कस्टमाइज करती हैं मार्केटिंग मिक्स, यानी ये ऑलरेडी प्लान करती हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके लिए ये पहले से अपने बिजनेस के अंदर कस्टमाइजेशन के ज़रिए ये डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ की प्रेफरेंस, जहाँ की नीड्स, जहाँ के कस्टमर को हम सेटिस्फाई करने की सलाहियत रखते हैं। हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस इस लेवल पर है, उनकी क्वालिटी की पोजीशन ऐसी है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर किन कंट्रीज़ को सर्व करने की पोजीशन में हैं। तीसरी जो अप्रोच हमारे पास होती है वो है रीजन सेंट्रिक अप्रोच। ये अप्रोच जो हमारी होती है इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्निक यूज़ करती हैं। अंडर दिस अप्रोच द कंपनी ऑपरेटिंग सक्सेसफुली इन अ फॉरेन कंट्री thinks of exporting other neighboring countries of the host country. At this stage, the concerned subsidiary consider the regional environment such as law, culture, policy, etc. for formulating the policies and strategies. यूजर-सेंट्रिक अप्रोच के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करती है सक्सेसफुली फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपनी एक्सपोर्ट के ज़रिए। आमतौर पे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाती है तो सबसे पहले वो फोकस करती है अपनी नेबर कंट्रीज़ को, ताकि उनके जो जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस हैं वो मिनिमम रहें और वो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट को हासिल करने में कामयाब भी हो जाए। ये वो स्टेज होता है जिसको उन्हें कंसीडर करना पड़ती है उन कंट्रीज़ की इन्वायरमेंट जो कि कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि कल्चरल इन्वायरमेंट, वहाँ की पॉलिसीज़, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ के लॉज। इन तमाम को स्कैनिंग करने के बाद वो डेवलप करते हैं स्ट्रेटजीज़ कि किस तरह इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सर्व किया जाए। तो ये हमारे पास जो है एक नेक्स्ट अप्रोच होती है। उसके बाद जो हमारे पास अप्रोच होती है वो होती है जियोसेंट्रिक अप्रोच। इस अप्रोच के ज़रिए अंडर दिस अप्रोच द कंट्री
analysis that taste preference needs of the customer in all foreign market and then adopt a standardized marketing mix for all the foreign market. जब हम जॉइंट लेवल पर पहले से ही प्लान करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर कई कंट्रीज़ को सर्व करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे, वहाँ के मार्केट को, वहाँ के कस्टमर को, वहाँ के कंज्यूमर को, तो वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट कस्टमाइज करते हैं अपनी मार्केटिंग मिक्स को, स्टैंडर्डाइज करते हैं अपनी मार्केटिंग मिक्स को, और फिर वो फॉरेन मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम जो कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस एग्जीक्यूट करते वक्त हमें फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इनके अंदर जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जब हम किसी बिजनेस की तरफ जाते हैं तो उन बिजनेस के अंदर हमें जो फोकस करना होता है पॉलिटिकल फैक्टर हमें फोकस करने होते हैं कि जिस मुल्क में, जिस कंट्री में हम बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं। हमें पॉलिटिकल फैक्टर को कंसीडर किए बगैर इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होना इंतहाई रिस्की होता है, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। तो वो कंट्रीज़ जहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी चेंज होती है, और ये चेंजिंग ऑफ पॉलिसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकती है। तो हमें कंसीडर करना चाहिए पॉलिटिकल फैक्टर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है। सेकंड, हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द इंटरनेशनल बिजनेस वो होती है हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड हाई कॉस्ट। जब आप प्लान करते हैं कि बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर एग्जीक्यूट करना है तो आपको कंपैरेटिवली होम कंट्री एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है जिसकी हाई कॉस्ट होती है, और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट अरेंज करना, हाई कॉस्ट को बेयर करना अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज बन जाता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक और जो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है वो है एक्सचेंज एंड स्टेबिलिटी। एक्सचेंज से मुराद है यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट। करेंसी एक्सचेंज रेट हम किसे कहते हैं, जहाँ पे एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी में डाइवर्ट होती है, उसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। ये एक्सचेंज रेट स्टेबल भी होता है और अनस्टेबल भी होता है। स्टेबल होता है तो फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर हमें सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, जो हम प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्राइस, कॉस्ट और अपने एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करते हैं ईजिली। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर अनस्टेबिलिटी हो, करेंसी एक्सचेंज रेट अप एंड डाउन हो रहा हो, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा हो, तो ऐसे में अक्सर हमारी जो प्लानिंग होती है वो सक्सेसफुली तौर पे एग्जीक्यूट होने के बावजूद हमें प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करने में। फिर एक और जो बिजनेस इंटरनेशनल की प्रॉब्लम है वो है एंट्री रिक्वायरमेंट्स। आज के दौर में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंटर होने में उनकी रिक्वायरमेंट बहुत सॉफ्ट होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इजीली लोग इंटरनेशनल मार्केट हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस डेवलप इन्वायरमेंट के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा टफ, जिनको पूरा करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम का सबब बनती है। फिर एक और प्रॉब्लम जो फेस करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो है टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ कहते हो उस टैक्स को जो इंटरनेशनल बिजनेस पे अप्लाई होता है, और कोटा कहते हैं उस लिमिट को जिस कैपेसिटी में कोई मुल्क इजाज़त देता है अपनी प्रीमिसेस में बिजनेस करने की। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जब कोई मुल्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपने मुल्क में बिजनेस करने में लिमिटेशन करना चाहता है
रोकना चाहता है तो वो डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट टेक्निक यूज करता है। टैरिफ में इजाफा करने से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो वो ऑटोमेटिकली उस मुल्क के अंदर अपने बिजनेस को रिड्यूस कर देती है। कोटा यानी वो लिमिटेशन कि किस क्वांटिटी में आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ले जा सकते हैं, या किस क्वांटिटी में आप वहाँ प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो जब आप लिमिटेड गाइडलाइन दी जाती हैं तो ऐसे में आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होते। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। एक और प्रॉब्लम होती है करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी। जब इंटरनेशनल लेवल पे हम बिजनेस करने जाते हैं तो हमें पता चलता है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लॉज हैं, और वहाँ के जो बिहेवियर्स हैं लोगों के, वहाँ के जो कल्चर फैक्टर हैं वो डिफरेंट है। कुछ ममालिक में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ममालिक में ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेडेक बन जाती है। वहाँ पे हम जनरली स्मूथली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के बावजूद भी बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि वहाँ रिश्वत और इस तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को स्मूथली रन करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल पॉलिसीज़। अक्सर कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी से रिलेट करती हुई पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं, और ये पॉलिसीज़ जब चेंज होती रहती हैं तो इन चेंजिंग द पॉलिसीज़ को बेयर करना हमारे लिए हेडेक बनता है। तो ये भी एक बड़ी हेडेक होती है, प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। फिर क्वालिटी मैनेजमेंट। दुनिया में दो तरह के मुल्क होते हैं, एक होते हैं डेवलप कंट्रीज़ और एक होती हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ हम उन कहते हैं जो रिच कंट्रीज़ होती हैं, स्टेबल कंट्रीज़ होती हैं, और अंडर डेवलप कंट्रीज़ हम उन कंट्रीज़ को कहते हैं जो पुअर होती हैं, जो अनस्टेबल होती है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, और वो क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। यही वजह है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करना ज़रूरी होता है। जबकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, वहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज नहीं होते। वहाँ पे हमें अपनी प्राइस को मिनिमाइज़ करना चाहिए। तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस हो, कहाँ पे प्राइस कॉन्शियस हो, ये इंटरनेशनल बिजनेस में वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास है एंट्री स्ट्रेटेजी, कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में जो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं एंट्री के लिए वो क्या क्या है। इसमें पहली है एक्सपोर्टिंग, कि हम एक्सपोर्ट के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट को सर्व कर सकते हैं। इसमें हमारी दो तरह की एक्सपोर्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और एक होती है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। इस पर आगे जाके डिटेल में हम बात करेंगे। सेकंड हमारी होती है लाइसेंसिंग। ये हमारी स्ट्रेटेजी जिसके ज़रिए हम एग्रीमेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उन ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंस को या तो देकर या लाइसेंस को लेकर हम इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करते हैं। पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। हम मुख्तलिफ पैटर्न एंड ट्रेडमार्क की शेयरिंग करते हैं, कॉपीराइट की शेयरिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस की शेयरिंग करते हैं, या अपनी प्रोडक्ट की शेयरिंग करते हैं। ये भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है जिसके ज़रिए हम इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करते हैं। लाइसेंस फ़ीस, हम मुख्तलिफ लाइसेंस फ़ीस या तो चार्ज करते हैं या पेड करते हैं। ये वेरी करता है कि हम किस कंडीशन में एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर हम अपनी गुडविल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं तो हम लाइसेंस दे रहे हैं तो हम लाइसेंस फ़ीस हासिल करेंगे, और अगर हम किसी कंट्री की गुडविल को यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो हम लाइसेंस फ़ीस पेड करते हैं। तो ये भी स्ट्रेटेजी होती है जो लाइसेंसिंग में शामिल है। एक और आइडियल और फेमस जो कंडीशन होती है इंटरनेशनल बिजनेस में वो होती है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर किसी कंट्री के अंदर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट डेवलप करते हैं, और इस एग्रीमेंट के अंदर दो पार्टीज होती है, एक कहलाती है फ्रेंचाइजर और एक होती है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो बिजनेस को मेच्योरिटी लेवल पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और जो किसी न्यू ऑनर को इजाज़त देता है अपनी गुडविल को यूज़ करने की। तो जो गुडविल यूज़ करने की इजाज़त देता है उसे कहते हैं फ्रेंचाइजर,
और जो गुडविल को यूज़ करता है उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल मार्केट में इंटर होने की, जिसे कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। बाय फ्रेंचाइजिंग टू फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने आपको बताया था, फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी दो पार्टीज होती हैं, इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। एक और स्ट्रेटेजी जो हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस में है वो है फॉरेन असेंबली, कि हम फॉरेन कंट्रीज में असेंबली लाइन डेवलप करें और वहाँ पे सब्सिडरी कंपनीज को इजाज़त दें, एक सब्सिडरी कंपनी डेवलप करें और उनके ज़रिए अपने बिजनेस को फैलाएं और मार्केट को सर्व करें। लोकल असेंबली, हम लोकल लेवल पर असेंबली लाइन को डेवलप करके इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करते हैं, ये भी हमारी एक स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रेटेजी है वो है टर्न की ऑपरेशन। की ऑपरेशन हम क्या इंटरनेशनल बिजनेस में करते हैं, स्टाफ ऑफ द ऑपरेटिंग स्टाफ एंड ऑपरेटिंग फैसिलिटी फॉरेन बायर। हम क्या करते हैं कि किसी की प्रोजेक्ट के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और उसको शामिल करने के साथ साथ जो है हम जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो की प्रोजेक्ट के अंदर अलाइंसेज होते हैं बुनियादी तौर पर दो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, जिसकी बुनियाद पर वो बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन प्रोडक्शन सब्सिडरी। फॉरेन प्रोडक्शन सब्सिडरी एक वो तरीक़ाकार है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड पर्पसेस होते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम फॉरेन प्रोडक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, यानी अपनी प्रोडक्शन को अदर कंट्रीज़ के अंदर डेवलप करते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आती है 7 इंटरनेशनल फर्म। आप इंटरनेशनल फर्म डेवलप कर सकते हैं और इंटरनेशनल फर्म डेवलप करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में दाखिल होते हैं और वहाँ पे सिग्निफिकेंट पोर्शन मार्केट का हासिल करते हैं इन फॉरेन कंट्रीज़। तो एक मार्केट का काफ़ी हद तक एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर मार्केट शेयर हम हासिल करते हैं और इस मार्केट शेयर को हासिल करके हम इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करते हैं। जॉइंट वेंचर जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप होता है, जिसके अंदर दो कम इंडिविजुअल के बजाय दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो मिल के एक पार्टनरशिप डेवलप करती हैं और इस पार्टनरशिप के अंदर हम जो है अपने मुख्तलिफ जॉइंट वेंचर डेवलप करके प्रॉपर्टी राइट्स हासिल करते हैं और इसके ज़रिए बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये भी हमारा एक आइडियल वे है इंटरनेशनल बिजनेस का, जिसके अंदर हम जॉइंट वेंचर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ तक आज का जो हमारा सेक्शन तक कंप्लीट हुआ। 10 जो हमारे पास स्ट्रेटजी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि हम इंटरनेशनल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हम इंटरनेशनल मार्केट में ऑनरशिप हासिल करने में कामयाब होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अरेंजमेंट इन विच अ फर्म बाइज एस्टेब्लिश टेंजिबल एसेट्स। जब फर्म किसी ऑर्गेनाइज कंट्री के अंदर जाकर अपने ओन प्रॉपर्टी परचेज करती है तो ये हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एंड अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के अंदर थ्रू आउट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बाय बाइंग कंपनी स्टॉक इन कैपिटल मार्केट, किसी कंपनी के स्टॉक को परचेज करके, तो ये हमारा तरीक़ाकार कहलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसके अंदर हम मेन एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। पहला एडवांटेज हमारे पास है फास्टर ग्रोथ। कंपैरेटिवली जब हम अपने मुल्क के अंदर बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारी ग्रोथ लिमिटेड होती है और जब इंटरनेशनली बिजनेस करते हैं तो हमारी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यही वजह है कि फास्टर ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सेस टू चीपर इनपुट। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को लेकर जाते हैं तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, हम उन कंट्रीज में बिजनेस को लेकर जाते हैं जहाँ पर बिजनेस की जो रिसोर्सेज हैं वो चीप प्राइस पर अवेलेबल हो। इससे हमारी जो इनपुट होता है वो चीप हो जाते हैं, यानी हमारे इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है और हमारे आउटपुट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होता है। इंक्रीज क्वालिटी एंड एफिशिएंसी।
जब इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस किया जाता है तो हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, और इस कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि कुछ कंट्रीज इतनी आइडियल होती हैं जहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ह्यूमन रिसोर्सेज मुख्तलिफ होती है, जो दोनों इन्फ्लुएंस रखती हैं हमारी क्वालिटी एंड एफिशिएंसी पर। नेक्स्ट होता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। हम इंटरनेशनल मार्केट के ज़रिए, इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड के ज़रिए न्यू मार्केट को सर्व करने की पोजीशन में आते हैं, और जब हम न्यू मार्केट को सर्व करते हैं तो इससे हमारी सेल्स मल्टीप्लाई होती है, रेवेन्यू मल्टीप्लाई होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है, और बिजनेस के वो मेन ऑब्जेक्टिव जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बुनियादी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमें हासिल होना शुरू हो जाते हैं। एक और एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हर बिजनेस की जो है ड्रीम होता है कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, यानी अपनी प्रोडक्शन या प्रोडक्ट या सर्विस को इन अदर कंट्रीज़ में अपने ऑपरेशन और प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करें, और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के साथ अलाइंसेस डेवलप करके मार्केट को सर्व करें। तो ये कहलाती है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के ज़रिए हम आसानी से हासिल कर लेते हैं। जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस के एडवांटेजेस हैं वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले इंक्रीज कॉस्ट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाते हैं तो हमारी कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर फॉरेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। इन रूल्स रेगुलेशन की चेंजिंग, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर वेरिएशन हमारे लिए एक बड़े चैलेंज होता है कि किस तरीके से इनको इन स्टैंडर्ड्स पे उतरा जाए और रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। डिले इन पेमेंट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ख़ास तौर पे जब हम अंडर डेवलप कंट्रीज में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे जो कॉमन क्राइसिस है वो है डिले इन पेमेंट। डिले इन पेमेंट हमारे जो कैश फ्लोज को मुतासर करते हैं, हमारे रेवेन्यू को मुतासर करते हैं, बैड डेट्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ाते हैं। ये भी हमारे लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज साबित होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारे लिए एक लार्ज वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को क्रिएट करने का सबब बनते हैं। तो ये भी हमारे लिए अनकाउंटेबल प्रॉब्लम का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। रीज़न फॉर रिसेंट ग्रोथ इन इंटरनेशनल बिजनेस, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेज़ी से ग्रोथ आ रही है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर? इसके अंदर सबसे पहला रीज़न है एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, इन्वेंशन और इनोवेशन हो रही है, वैसे वैसे एक मुल्क का दूसरे मुल्क से इंटरेक्शन बहुत ही चीप और बहुत ही कन्वीनियंट होता जा रहा है। यही वजह है कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें फैसिलिटीज़ में इजाफा हो रहा है, कन्वीनियंसी बढ़ रही है, और हम इंटरनेशनल मार्केट को बेहतर तरीके से उसकी नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल करने में कामयाब होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इस पोजीशन में होते हैं कि उसको सर्व कर सकें। नेक्स्ट है बिजनेस इज बिकमिंग मोर ग्लोबल बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज क्विकर। आज हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, और हमें ग्लोबल विलेज में पहुंचाने में ऐसी सोर्सेज हैं जिन्होंने अहम रोल प्ले किया है। एक है लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आज ऐसे लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मौजूद हैं जो डिस्टेंसेस को बहुत ज़्यादा क्विकली कवर करते हैं, और यही वजह है कि जो पहले ट्रांसपोर्टेशन टाइम कंज्यूम करती थी महीनों का, वो आज चंद दिनों में होती है, और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग का भी सबब बनती है, टाइम कंजम्पशन भी लेस होता है, और हम बेहतर तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन एनेबल कंट्रोल फ्रॉम अफार
एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने आज हमें वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल कर दिया है। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनके हेड ऑफिस यूरोप या अदर रीजन्स में है, लेकिन वहाँ की टॉप मैनेजमेंट इस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में कंट्रोल करती हैं जैसे वो उसी कंट्री के अंदर मौजूद हो। तो एडवांसमेंट लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने कम्युनिकेशन को इतना आसान, इतना फास्ट, इतना फ्रीक्वेंट कर दिया है कि आज कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए हैं और हम बेहतर कम्युनिकेशन करके अपने बिजनेस को ना सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं बल्कि कंट्रोल भी करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट आर मोर कंडक्टिव फॉर इंटरनेशनल ऑपरेशन। जैसे जैसे जिद्दत आ रही है ट्रांसपोर्टेशन में, एडवांसमेंट हो रही है कम्युनिकेशन में, वैसे वैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, लेकिन इनकी कॉस्ट कम होती जा रही है। तो हमें दोनों डायमेंशन में फ़ायदा होता है। एक तरफ हम हाई एफिशिएंसी हासिल कर रहे हैं, हाई क्वालिटी हासिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी कॉस्ट कम होती जा रही है जो कि सबब बन रही है हमारे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का। थर्ड है हमारे पास लिबरलाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। आज के दौर में जो है रीजनल अलाइंसेस बन रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को फ्रीक्वेंट करने के लिए अपने बॉर्डर को ओपन कर रहे हैं और वो लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री की ट्रेड को इतना आसान कर रही है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस को ऐसे ही कर रहे हैं जैसे आप अपने होम कंट्रीज में कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर।